किस नंबर क्वेश्चन है? 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कमेटी का नाम था इकवर्थ कमेटी। ठीक है, कौन सा कमेटी था? इकवर्थ कमेटी। और फिर 2017 के अंदर क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और उस कमेटी का नाम था विवेक देबराय कमेटी। ठीक है, विवेक देबराय कमेटी ने क्या किया था? मर्जर के लिए कर दिया। ठीक है, और ये 1924 है, ये भी डेट याद रखिएगा, ये डेट यहीं पे मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में पहला बात देखिए कि ये जो 266 लिखा हुआ है, 266 नहीं बल्कि आकस्मिकता निधि जो है 267 के अंदर है। ठीक है, बाकी इसमें जो कुछ लिखा सही है, यानी संसद संसद को आकस्मिक निधि स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, आर्टिकल बस गलती था। यह निधि अप्रत्याशित, आकस्मिक नाम ही लग रहा है ना, अचानक करना, तो जो अप्रत्याशित खर्च है उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के अधीन रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह निधि राष्ट्रपति की ओर से गृह सचिव, देखिए गृह सचिव क्या करेंगे इसमें? तो यहाँ पे आ जाएंगे वित्त सचिव। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होगा वो होगा। ठीक, तो आकस्मिकता निधि के बारे में तुम क्लियरली समझिए कि इसका आर्टिकल आपको मिलेगा 267 के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये उस कंडीशन के लिए बनाया जाता है जहां अप्रत्याशित खर्च हो। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि बिहार है, बिहार के अंदर बाढ़ आ गया, आते ही रहता है नया क्या, तो बाढ़ आ गया और बाढ़ के लिए घोषणा किया गया कि राहत फंड से इतना दिया जाएगा। ठीक है, राहत फंड से भी दिया जा सकता है, आकस्मिकता निधि अगर जरूरी है तो यहाँ से भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज बनाया ही इसके लिए जाता है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं, कहाँ पे ये हो गया। अच्छा, ऑप्शन अगर टिक करना चाहे, ऑप्शन टिक करना जरूरी है कि आप लोग समझ जाएंगे ना? यस सर। वो अलग से हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सही कौन गलत है। यस सर, समझ जाएंगे। देखिए, 86 संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम 1986 में हुआ था, उसमें क्या क्या ऐड किया गया या क्या संशोधित किया गया? देखिए, मौलिक अधिकार के अंदर भी संशोधन हुआ था, निर्देशक यस सर। सिद्धांत यानी डीपीएसपी उसके अंदर भी हुआ था, और मौलिक कर्तव्य वहां भी हुआ था। आपको याद सिर्फ इतना रहता होगा कि मौलिक कर्तव्य में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए जो बेसिक एजुकेशन है उसको जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्देशक सिद्धांत के अंदर भी जो आर्टिकल 45 है वहां पे भी एक आप क्लॉज देखिएगा जाके लिखा होगा कि 0 से 6 वर्ष तक के बाल्यावस्था के लिए, तो ये क्लॉज 45 में ऐड किया गया था। ठीक, उसके बाद मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A भी इससे रिलेट करता है क्या? जो एजुकेशन का है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई नहीं, आरटीई, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक, तो तीनों ही जगह पे ऐड कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं धन विधेयक के बारे में, मनी बिल से रिलेटेड बात। मनी बिल देखिए, इन्हें संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किया सकता है। अगर स्पेसिफिक बात बोले कि अगर धन विधेयक लिखा है ना, तो ये गलत होगा पहला स्टेटमेंट। टिक तो किया हुआ सही, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछिएगा है, क्योंकि धन विधेयक ना ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और संसद कहने का मतलब क्या हो जाता है? दोनों। दोनों। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ होगा ओनली इन लोकसभा, तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत होगा। हम उस समय ध्यान नहीं दिया मुझे बना रहे होंगे तो। ठीक, सिर्फ लोकसभा के अंदर आएगा, और ये भी बात याद रखिए कि केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे ना प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। ठीक है, तो ओनली मंत्री ही पेश कर सकते, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी पेश कर दे, नहीं। और संसद में नहीं, ओनली लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका गलत स्टेटमेंट। एक 34 नंबर लिख लीजिए, तो हमको अपने कॉपी में भी तो सुधार करना पड़ेगा। 34 नंबर, यानी सदन की संयुक्त समिति के पास नहीं भेजा जा सकता, तो ठीक है, इसको नहीं भेजते हैं। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल 109 में। 109 आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि संसद की जो ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वहां पे नहीं भेजते। राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, तो बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल हो चाहे पे प्रेसिडेंट हो, मतलब सेंटर के स्तर पे, तो नहीं भेज सकता वापस। ठीक, अनुच्छेद 122 स्पष्ट करता है। देखिए, अनुच्छेद 122 में प्रावधान नहीं है
किस प्रकार के वित्तीय विधेयक को धन विधेयक माना जाए? अगर आप इसको देखिएगा इस आर्टिकल को, तो आपको या तो 114 में मिलेगा या 117 मिलेगा, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है। और 114, वहां पे हम 14 भी वहां नहीं, पे हम 14 नहीं, देखे थे कि नहीं 117। देखे थे? 117। ऐसा ही देखिएगा। कितना? 117 117 है वित्त विधेयक, 114 में तो विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक का। ठीक है, ठीक है। 117 में तो बजट है। 117 में होगा। 117। ठीक है। उसके बाद केंद्र के लिए 110 धन विधेयक के संबंध में, और राज्य के लिए 199 धन विधेयक के संबंध में। ठीक है। उसके बाद देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, स्टेट पर बनाने का अधिकार किसका? स्टेट का। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यसभा क्या है, वो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो एक आर्टिकल है जिसका नाम है 249। ठीक है। 249 में प्रावधान किया गया है कि आप बना सकते हैं। ठीक है। इसमें भी उपस्थित और मतदान जो सदस्य होंगे उनका 2/3 होना चाहिए। और ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। अब आप सोचिए राज्यसभा को ही क्यों दिया गया होगा, राज्यसभा को ही क्योंकि क्यों बनाया राज्यसभा गया? की हाँ, मतलब राज्यसभा की कोई विषय पर लोकसभा बनाया गया, इसीलिए ये अधिकार उसी नहीं 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 नहीं, हम्म, इसका एक सिंपल रीजन है। प्रियांशी का क्या हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। प्रियांशी का, देखिए, एक रीजन हम आपको बताते हैं जो हो सकता है, कहीं लिखा तो नहीं मिला आज तक। जैसे राज्यसभा है ना, तो उसमें किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का ही ना। राज्य का प्रतिनिधि और होता है कैसे? स्पेशल लोग और स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं राज्यसभा वाले लोग, तो उनको लगता है कि सही है तभी बनेगा। ये हो सकता है आधार, यस कहीं लिखा हुआ तो मिलता नहीं है, लेकिन यही एक आधार हमको दिखता है। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन याद रखिएगा, लोकसभा के जो प्रोटम स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। और अच्छा, एक बात बताइए, लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनका शपथ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, अभी क्वेश्चन थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा आप लोग पढ़ी नहीं होंगे, उम्मीद है हमको इस बात को। सिर्फ आप पढ़ी होंगे जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, बस। बाकी तीनों नाम थोड़ा अजीब सा होगा। उषा नाथ सेन जो है ना, ये प्रेस दीर्घा समिति के अंदर है। ठीक है, उषा नाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति। उसके अलावा भी पटाभी सीतारामैया, इनके पास जो कमेटी था, इनका था सदन समिति। ठीक है, कौन सा कमेटी? सदन समिति। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रत्यायन समिति। ठीक है, प्रत्यायन समिति। अब आप इसको ऐसे अगर मिलाना चाहिएगा डी का 1, तो डी का 1 भी मिलाइएगा तो भी आपके पास 2 ऑप्शन होगा, मतलब टिक करने के हालत में तो है। देख लीजिए, है ना, 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन पे हमको बनाना ही बनाना है। और 2 ऑप्शन में भी देखिए, एक का 3 मिल रहा है। अब इतना में तो रिस्क ले ही सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो 6ठी अनुसूची है, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दिया ना कि डिस्कशन स्टार्ट है, मान लीजिए, क्योंकि टाइमिंग तो 12 बजे से है ना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, यानी जो 6 शेड्यूल है, उसके अंतर्गत 4 राज्य है। अभी तक हम ट्रिक से ही याद करते आए, AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद देखिए, कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत युक्त निर्बंधन के बारे में बात करता है, यानी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसका आधार क्या क्या हो सकता है? देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता ये आधार है। ठीक, सार्वजनिक व्यवस्था ये भी एक आधार है। नैतिकता, नैतिकता बोलिए या सदाचार लिख लीजिए, लक्ष्मीकांत के अंदर देखिए तो सदाचार ही लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, नैतिकता हो गया, सदाचार हो गया, ये 2 रीजन है। इसके अलावा देखिए, देश का आर्थिक विकास, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है,
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ आधार है, जैसे मानहानि हो गया, ठीक है, शिष्टता, सदाचार, नैतिकता सब एक ही में आ जाता है, अलग से मत करिए। विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है आपका, ये भी एक आधार हो सकता है, ठीक है। या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना जो है, वो भी एक हो सकता है। या अपराध के लिए उकसाना, ये भी एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं होगा। तो पहले यही देख लीजिए क्या क्या साधन होता है। जनमत संग्रह होता है, ठीक है, जनमत संग्रह जो है होता है। नागरिक पहल होता है, यानी नागरिक का बात माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ही इलेक्शन है तो आप बात किसका मानिएगा। इसके अलावा रिकॉल सिस्टम, प्रतिनिधि को वापस बुलाना, जैसे अभी ये जो फैसिलिटी है ना, अभी बिहार में एक नया पार्टी बना है जन सुराज, वहां पे भी ये चीज लागू किया गया, ठीक है। और सार्वजनिक लेखा परीक्षा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इजी करके बताते हैं। उसके बाद इस पे क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। आपसे पूछा गया कि राज्य विधान परिषद जो है उसकी संरचना के बारे में। देखिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अभी ऑलरेडी कि 1/3, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट, यहाँ देखिए 1/3, 1/3 इसी टाइप से याद रखिएगा, या इजी रहेगा। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, ठीक है, 2 बार। 1/6 एक बार है, बाद बाकी दोनों दो दो बार है, 3, 6, 12, ठीक। अब इसमें 9 मत ढूंढिएगा, नहीं है। 3 जो होता है, यानी 1/3 मतलब जो राज्य विधानसभा से चुने जाएंगे, ठीक है, यानी उनके सदस्य जो होंगे उनको भेजेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक। 1/3, और 1/3 जो हो गया जो लोकल बॉडीज है, जैसे पंचायत हो गया या नगर पालिका हो गया, वहां से चुने जाएंगे, ठीक। इसके अलावा 1/6 जो होंगे गवर्नर मनोनीत करेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बना आज तक। 1/6 जो है मनोनीत करेंगे साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सहकारी आंदोलन से, ठीक है, इन चीजों से करेंगे। साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, साहित्य तो हो ही गया, साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, और एक सहकारिता आंदोलन भी होगा वहां पे। तो ये 5 चीजों से जोड़ते हैं। राष्ट्रपति के केस में 4 ही होता है, सहकारिता आंदोलन ऐड हो जाता है राज्यपाल में, ठीक है। तो 1/6 सदस्यों को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ठीक। 1/12 मतलब वैसे ग्रेजुएट जो 3 साल से ज्यादा समय से हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा 1/12 वैसे माध्यमिक स्कूल के शिक्षक जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, माध्यमिक कहने का मतलब वही 6 to 8 वाले, तो वो लोग क्या कर सकते हैं जाके, मतलब वोटिंग के लिए कर सकते हैं कि हम जाके वोट देंगे या चुनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। अब आप ऑप्शन में अगर देखें, देखिए इसमें क्या गलत है। राज्य में नगर पालिका और जिला बोर्ड जैसा स्थानीय निकाय के सदस्य, और भी कुछ याद कर लीजिए फिर हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। जैसे देखिए इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा ना, मैक्सिमम देखिए किसी भी राज्य का विधानसभा है ना, तो विधानसभा का 1/3, ठीक, या 40, ये 40 से नीचे नहीं हो सकता है। और ये पूछेगा आपसे कितने स्टेट में है, हम तो आज तक किसी से याद करते आए हैं, कुंभ जाट, और इसमें जे हट गया है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्रा हो गया, और तेलंगाना हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा हट गया, जम्मू कश्मीर हट गया है, तो जे को हम काट दिया। उसके बाद अब देखिए, अभी ऑप्शन पे हम लोग, राज्य में नगर पालिका और जिला बोर्ड जैसा स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है। अभी हम लोग बात किया है 1/3 यहाँ से आएंगे स्थानीय निकाय से, तो लोकल बॉडी हो गया। राज्यपाल द्वारा साहित्य में, विज्ञान में, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान। इस सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा एक साथ क्यों रखा है, देखते हैं इसको थोड़ा, मैं भी सही है, माना सही है, सही होगा। विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति से 1/6 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/6 हम लोग को मिला है। 1/12 उन शिक्षक द्वारा निर्वाचित होता है जिन्होंने राज्य में कम से कम 3 वर्षों तक पढ़ाया हो
और जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से नीचे ना हो, यानी मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो कि माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। तो ये भी बात ठीक है आपका। एक तिहाई सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से ही, देखिए ये बात एक्सट्रीम थोड़ा हो गया, विधानसभा के सदस्यों में से ही। हम्म, अब वहां पे है ही तो विधानसभा के सदस्यों में से ही क्यों चाहिए, निर्वाचित किया जाता है, बस यही चीज गड़बड़ है। कुछ ज्यादा बारीक नहीं क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहा है क्या। ठीक है, तो ये गलत होगा, वो भी सिर्फ इतना ही रीजन से विधानसभा के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाएंगे। तो फिर इधर का सीट खाली होगा, ऐसा करिएगा तो मतलब ये होता नहीं है, कुल मिला के बात यही है। उसके बाद आइए, और कुछ है इसमें, विधान परिषद में नहीं, कुछ भी नहीं। अपने बिहार में कितना सीट है, 75, 75 75 सीट है, और 243 यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, अपने विधानसभा के अंदर। विधानसभा में। अच्छा, अभी चुनाव किसका होगा, विधानसभा की विधान परिषद का? विधानसभा। ठीक है, आइए आगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में क्या नहीं जोड़ा गया। पहला देखिए, गरीब और निशुल्क विधिक सहायता, जिसको आप लोग जानते होंगे, फेमस नालसा। नालसा, सालसा, डालसा जो बना, इसी आधार पर बना। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए आजीविका का समान अधिकार, ये आपको 39 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ना कुछ कुछ आर्टिकल हम बोलेंगे वो चेक करिएगा, क्योंकि हमको डीपीएस भी याद नहीं होता है। पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण जो है 48A में है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, ये जोड़ा ही गया होगा, जो जिसमें भी ए लगा होगा, बी लगा होगा, जोड़ा गया बाद में। 48A में है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य विकास का अवसर जो है ये आर्टिकल 39 में है। अब देखिए, बी और डी में से कौन सा इसका आंसर दिया है? बी। बी दिया है, बी ये सही होगा प्रश्न। उतना हमको डीपीएस पे इससे भी याद नहीं है। किस तरह जोड़ा गया था डीपीएसपी में? 42nd के द्वारा 39 का एफ जोड़ा गया था, 39 का ए जोड़ा गया था, और 43 का ए जोड़ा गया था, और 48 का ए जोड़ा गया था। फिर सिर्फ से में बोलिए। एक ए जोड़ा गया है वो, और सिर्फ 39 का एक एफ जोड़ा गया है, यानी कि इसमें है ना सर ना, ये इसमें आपने तो नालसा लिख रखा है 39 के में। 39 का एफ क्या है सर? हमको नहीं पता, डीपीएस पे हमको नहीं याद महिलाओं होता है। का समान अधिकार, यही है ए क्या? में तो 39 के ए बोल रही है आराध्या? नहीं, एफ एफ 39 का एफ। एफ में क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कि पुरुष और महिलाओं वाला आजीविका का समान अधिकार किसमें है? ये वो तो डी में है। हाँ, वो वो तो तो 39 डी में आपको मिलेगा। वो तो पेट क्वेश्चन है, वो तो पूछा जाता है बार बार, तो 42वां संशोधन के तहत 4 जोड़ा गया है, 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए। बालकों का स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य विकास के अवसर, वो भी जोड़ा गया है तो 42 के जरिए, वही है 39 का एफ। बच्चों को जो स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है, वही है 39 के एफ में। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर आपको मिला होगा डी नंबर ना। डी नंबर कह रहे, बी नंबर इसको नहीं जोड़ा गया ये, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, तो 39 का एफ में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम डीपीएस भी याद किए भूल गए, याद किए भूल गए, याद किए भूल गए, ऐसा सीन रहता है। यस सर, यही होता है। और फंडामेंटल राइट में ऐसा कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा किसमें नहीं है, ऐसा किस जजमेंट में कहा गया था? तो बेरवारी यूनियन मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। किस बार भारतीय मामले में क्लियर किया गया था इसको? उसके बाद देखिए, भारत की संचित नीति पर भारित व्यय के रूप में, भारत की संचित नीति पर जो भारित होगा ना, उस पर कोई वोटिंग नहीं होगा। तो आप देखिए जरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, इसमें भी थोड़ा क्लियर करेंगे। जो पेंशन है वो आपको दिया जाएगा, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक, और इसी में एक बात याद रखिएगा, इनका जो पेमेंट है ना, पेमेंट मतलब जो मंथली सैलरी बोले ना, रिम्यूनरेशन, मेहनताना, तो वो मिलेगा स्टेट की संचित निधि पे, और पेंशन मिलेगा केंद्र की संचित निधि से। ठीक, इसके अलावा सरकारी ऋण पर अगर कोई ब्याज भुगतान होगा तो भारित होगा, क्योंकि उसको चुकाना, उसमें कोई वोटिंग नहीं होगा।
इसके अलावा जो सीएजी का वेतन होगा और पेंशन होगा वो भी जाएगा संचित निधि पर ही भारित होगा। ठीक है, इसी में प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री को वेतन, इस पर पूरा से वोटिंग होता है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि 24% बढ़ा है न्यूज, 24% इंक्रीमेंट हुआ है। तो संचित निधि पर भारित नहीं होगा बल्कि उस पर वोटिंग होता है, और भारित वाले पे वोटिंग नहीं होगा। उनके बाद में 24% इंक्रीमेंट लिख देते हैं, बाद में पता चलेगा पता ही नहीं चल रहा है लिखना लिखे क्या था। देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन सचिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था अध्यक्ष, और ये जो प्रथा है जो कटसी है वो फॉलो किया गया फ्रांस वाला, जो सबसे बुजुर्ग को बैठा गया। फिर 11 दिसंबर को जो तीसरी बैठक थी वहां पे किनको चुन लिया गया था? राजेंद्र अपने प्रसाद। राजेंद्र बाबू को। ठीक है, उसके बाद देखिए महाभियोग के बारे में बात करते हैं हम लोग। महाभियोग सबसे पहला बात, अगर आर्ट के लिए आप याद रखिएगा तो 61 में मिल जाएगा। ठीक, उन्हें केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक बात है, संविधान का उल्लंघन ही होगा। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी सदन में स्टार्ट किया सकता है जिसमें कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। देखिए 1/10 नहीं होगा बल्कि 1/4 होगा, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होता है। ठीक है, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले बन। हाँ, 1 मिनट रुकिए बस। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की सकती, देख लिया। और कहाँ तक लोग, जिसमें कुल सदस्य जो हैं उसमें से 1/4 सदस्य द्वारा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, कितना? 1/4 यानी 25% भी याद रख सकती हैं। या राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना आपको देनी पड़ती है। ठीक है, 1/4 बोलिए, 25% बोलिए। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और लेकिन उनके चुनाव में नहीं कर सकते। ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायक, जो निर्वाचित विधायक है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाभियोग में नहीं। यहाँ पे एक दिक्कत है, इसको आप गलत मानना गलत मानिए, सही मानना सही मानिए, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश लिखा है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी। क्योंकि देखिए आज के समय में क्या हो गया ना, इस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जम्मू कश्मीर भी आ गया है, और अभी तक तो भाग नहीं लिया है किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक, तो या क्लियरली मेंशन करना होगा यहाँ पे कि कहाँ के निर्वाचित विधायक। वैसे जनरली रहता है, वो छूट गया होगा, मतलब जो टेस्ट बना रहा हो उससे। ठीक है, तो आपको सही मानना होगा सही मानिएगा, गलत मानना होगा गलत मानिएगा, बस क्लियर रहेगा। एग्जाम में इस टाइप का चीज नहीं होगा, अब होगा तो एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेगा। इसे मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति। सर ये जो दिल्ली पुडुचेरी वाला है ना, इसको 70वें संशोधन 1992 के तहत इसको 70 से ऐड किया गया। इस बात को भी याद रखिए। इसे मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त अनुदान के लिए, देखिए अतिरिक्त अनुदान क्या हुआ, सपोज करिए कि आपको खरीदना था कोई बुक, मान लीजिए कोई बुक खरीदना है और आपको घर से मिला 500 रुपीज। ठीक है, 500 में तो क्या ही आ रहा है, और बुक का रेट हो गया 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब जो आप घर पे फोन करके जो आप मंगवा रही हैं 500, फोन पे गूगल पे जो भी, इसी को बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। और यही चीज लागू होता है किसी फंड के लिए। ठीक है, सेम से आपको बुक इसलिए समझा है कि
हम कल कुछ बुक देख रहे थे, हमको यकीन ही नहीं हुआ इस बुक का रेट इतना ज्यादा हो गया। कौन कौन सा बुक था सर? कौन सा बुक था सर? अरे वही घटना चक्र का हिस्ट्री। हम देखे बुक का हाँ इतना दाम, घटना 650 रुपया चक्र उसका बहुत दाम था। चेंज कर दिया है, प्राइस उसका हाँ, बहुत बढ़ा दिया है। घटना घटना चक्र का चक्र सारा का बुक का प्राइस बढ़ा दिया है। वही हम कल देख रहे थे, इतना ज्यादा कैसे हो गया। सर मेरे पास तो पुराना वाला है, तो फिर न्यू खरीदना होगा क्या? अरे नहीं नहीं, बुक नहीं खरीदना होगा नया। कब का एडिशन है? वो 2 साल पहले का। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। उसके बाद देखिए, बाकी जो क्वेश्चन अगर किसी के पास नया होगा या कुछ क्वेश्चन आपको कहीं से मिलेगा, उसी में ऐड कर लीजिएगा। इतना सारा, इसे भी घटना चक्र के अंदर एक क्वेश्चन 4 बार लिखा रहता है, जिसके कारण उसका वेट बढ़ जाता है बढ़ और पेज बढ़ जाता है। तो कायदे से तो उसका नीड भी नहीं है। एक बार लिख दो कि हाँ 39 बीपीएससी में पूछा, 47 में पूछा, 65 में पूछा, काम खत्म हो गया। अब उसको हायर क्वेश्चन 39 में इस तरीके से पूछा, इस तरीके से पूछा, वो लिखना जरूरी है। अब एक ही चीज आपको 4 बार बताएंगे, कितना बोरिंग हो जाएगा, वही चीज हम आपको लिख के देंगे। इसलिए इतना वैसे मोटा जानबूझ बुक के दिया है सर। रिवीजन हो जाएगा बच्चों। वैसे रिवीजन ना होता, सब बल्कि हो जाता है। वो तो ये कहिए कि अगर वो पीवाई क्यू ना हो, सारे चीज का इंसान पढ़े ना वो। सही बात तो भाई, लिख दो ना भाई कि यहाँ यूपी के अंदर पूछ लिया, तो हो गया। वैसे सबका दिमाग लगा। मतलब मोटा भी नहीं होगा, बुक पतला ही रहेगा, लेकिन जान हाँ, मुझकर। लेकिन उनको क्या है, उनको तो पैसा चाहिए, बिजनेस बिजनेस। चलिए फिलहाल के लिए आगे हैं। भारत की आकस्मिकता निधि, अभी हम लोग बात करके 267 के अंदर, ठीक है। उसके बाद समेकित निधि, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, ये आपको मिलेगा 266, और 66 में भी स्पेसिफिक आर्टिकल बात करिएगा ना, तो एक में मिल जाएगा। ठीक, दो क्यों लिखा हुआ है, एक ही में मिलेगा, दो में नहीं मिलेगा। विनियोग विधेयक 114 में अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, और वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जिसको साधारण शब्दों में बजट कहते हैं, ठीक है। संविधान में नहीं है, संविधान में यही टर्म है, ठीक है, 112 आर्टिकल में, तो बस यही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, यह नागरिक के लिए और गैर नागरिक, गैर नागरिक कहने का मतलब है कि जो विदेशी है उन लोग। कुछ आर्टिकल याद करिएगा एकदम पोयम जैसा, 15, 16, 19, 29 और 30, इट्स ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन लोग को मिलेगा, ठीक। ये याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, 19, 29, 30, ठीक। तो पहला बात बोला गया आर्टिकल 21 का, तो नागरिक को भी मिलेगा, गैर नागरिक को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यह अनुच्छेद व्यक्ति को न केवल कार्यपालिका की मनमानी से, बल्कि विधायिका की मनमानी से भी सुरक्षा देता है। तो बात ठीक है कि दोनों को ही मनमानी से क्या करता है, स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा देता है। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क तक पहुंच का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, ठीक है। अरे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जो सोने का अधिकार है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। ये सर, मौत रहने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में है। सोने हो गया, सोना, हाँ सोने का अधिकार ठीक तो लिखा है। गोपालन मामले में देखिए क्या कहा गया था ना, ऐसे समझिए, गोपालन मामले में एकदम सीमित व्याख्या किया गया था लाइफ का, ठीक है। और इसी को ही जो मेनका गांधी केस है, या मेनका ही लिखा था, मेनका गांधी जो केस है उसी में इसको पलट दिया गया था। वही बात ही कह रहा है कि गोपालन मामले 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के आधार पर, किसके आधार पर, कानून के आधार पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक। और यही चीज पलट गया कहाँ, मेनका गांधी केस में, जब उनको जा रही थी, जब वो कहीं पे जा रही थी विदेश, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, तब ये चीज हुआ था। राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो शक्ति, कोई इंग्लिश वाले भी ऐड हुए हैं क्या, अभी देखिए था जरा। सर जया सीवी, ये दो है, पता नहीं तो इनका जया तो मीडियम ऑलरेडी क्या हिंदी है। में,
जया तो ऑलरेडी हिंदी में, सीवी का नहीं पता हमको भी। चलिए बाकी होगा तो बोलेंगे ना। भारत को राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो शक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, निजी विधेयक होता है या निजी सदस्यों के द्वारा जो पेश किया गया विधेयक है उस पर भी लागू होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाभ का पद जो विधेयक था 2006 के मामले में पूर्ण वीटो का यूज किया गया था, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो का यूज किया गया था। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? पूर्ण एपीजे वीटो अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम 2006 है। उस समय। उसके हाँ बोलिए बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक प्रस्ताव की उप श्रेणी कौन है इसमें से? तो स्थगन प्रस्ताव है ना, उस सहायक प्रस्ताव का ही एक कैटेगरी में नहीं मेंशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या मेंशन होता है? सहायक प्रस्ताव, अति स्थापन प्रस्ताव, संशोधन, लेकिन स्थगन प्रस्ताव सहायक प्रस्ताव नहीं होता है, ये एक अलग से लेके आ जाता है। हम उस पर गोल इसलिए लगाया क्योंकि हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था उस समय। यस सर। उसके बाद आइए संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है केवल लोकसभा, बिल्कुल ही नहीं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा इवन राज्यसभा, कहीं भी, कहीं समस्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई निजी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक तभी प्रस्तुत कर सकता है जब इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, निजी सदस्य कभी भी ला सकता है, उसमें राष्ट्रपति का कोई ऐसा नीड भी है नहीं। ठीक, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक की अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, और ऐसा किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971। और अब बताइए टाइम किसका चल रहा है? इंदिरा गांधी का। अरे आप ना कुछ डिसीजन से अनुमान लगा सकते कि कौन हो सकता है उस समय का। हाँ 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 15 में वर्णित भेदभाव निषेध के नियम का बाद नहीं है? पहला देखिए, 15(3) कह रहा है महिला और बच्चे के लिए विशेष प्रावधान, ये आपका एक्सेप्शन ही है। ठीक, ये आर्टिकल 15 सब मतलब क्लॉज 3 के अंदर है। इसके अलावा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो ओबीसी होते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है 15(4) के अंदर। ठीक, इसके अलावा निजी अल्पसंख्यक संस्थान में धार्मिक अल्पसंख्यक, आप याद करिए आर्टिकल 29(30), तो वहां पे इस ये बात लिखा है क्लियर। तो ये तो आपके 15 से ऐसे ही बाहर हो गया, तो आंसर हो गया। इसके अलावा देखिए 15(5) में कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। ऐसा कहाँ पे किया गया? 15(5) में किया गया। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 10% जो आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? हमको नहीं लगता है कि इस पे कुछ बात करना है। 103। ठीक, उसके बाद आइए पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट पे आते हैं। भविष्य निधि जमा, एक मिनट, अच्छा, भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा और सार्वजनिक धन को इसमें जमा किया जाता है। तो यही भारत के लोक लेखा में यही सब जमा होता है। इंदिरा विकास हो गया, किसान बचत पत्र हो गया, सब इसी में आएगा। ठीक, और भारत के लोक लेखा के भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि कोई भी विनियोग की आवश्यकता नहीं होगा इससे पैसा निकालने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जनरली नहीं मिलेगा। किस निर्णय में फर्स्ट टाइम जो क्रीमी लेयर वर्ड है, क्या हो गया इसको, किस जो निर्णय में कहा गया कि क्रीमी लेयर जो वर्ड है वो यूज किया गया था? क्या ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या किस निर्णय में कहा गया था कि क्रीमी लेयर शब्द का यूज किया गया है? तो केरल राज्य बनाम NM थॉमस का केस है। ठीक है, और यहीं पे कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को मान्यता दी गई। ठीक है, और यहीं पे एक बात हम लिखे थे कि
मतलब जिस दिन हम ये पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी दिन मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी जो जबलपुर वाला कोर्ट है, तो वो उसने बोला था कि परमिशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। और भी बहुत सारा केस है, कभी इतना डिटेल में ऐसा होगा मामला तो देखा जाएगा, काफी डिटेल में वो चीज बात है। देखिए कौन सा आर्टिकल है जो महाराजा राज बहादुर राय साहब दीवान बहादुर इन सबका समाप्त करता है। तो आर्टिकल का मतलब विषय सब टाइटल कौन सा है? आर्टिकल 18। ठीक, 14, 16, 18, 21 इसमें तो हमको नहीं लगता कि डिस्कस किया जाए बार बार। उसके बाद देखिए बात और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। मौन रहने का अधिकार है, ठीक है, आप शांत भी रह रहे तो ये भी एक बोलने का अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। हड़ताल करने का जो अधिकार है ना वो लेबर लॉ होता है ना, इंडस्ट्रियल लेबर करके, वहां पे आपको मिलेगा। प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है हम लोग का, ठीक। तो क्या नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ये इंडस्ट्रियल लेबर में मिलेगा। फिर बोला मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तो ऐसा उत्तरदायी कहाँ पे मिलेगा? तो 75(3) में मिलेगा, 75, ठीक, और 75(2) में इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल टू किसके? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहली संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। और इसके अंदर ना एक केस होता है बाद में, ये आयर कॉलोनी केस, ये 2006 के, शायद 2006 के अराउंड का केस होगा। इसमें कहा गया कि जो केशवानंद भारती का जो डेडलाइन है, मतलब डेट है ना, यानी 24 अप्रैल 1973, उसके बाद से अगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट डाला गया, कोई भी विषय डाला गया, कोई भी सूची डाला गया, उसका रिव्यू होगा, उसका जेआर संभव है। पहले क्या होता था ना कि कुछ भी बनाना है और इसमें डाल देना है, अब इसका रिव्यू हो ही नहीं सकता, सब अपनी मनमर्जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 के अंतर्गत कानूनन शब्द में विधायी और गैर विधायी दोनों स्रोत शामिल होते हैं, ठीक है, दोनों ही चीज शामिल होगा, ठीक है। और इसमें ही कोई ऐसा जो कानून हो जाए, मतलब कोई इस प्रकार का कानून हो जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो उसको जिस सीमा तक करेगा उस सीमा तक इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यही बात वो कह रहा है। देखिए 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या उन्हें समाप्त करता हुआ शून्य माना जाएगा। तो ये बात ठीक है, ये इसी के अंतर्गत कह रहा है, ठीक। 13 में ही देखिएगा तो 13 में 4 आर्टिकल होगा, 1, 2, 3, 4 करके। यूपीएससी का पढ़ना होता तब आप पढ़ते, यहाँ तो इतना डिटेल का नीड भी नहीं होगा। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं? देखिए क्वेश्चन ही कहा है, स्पेसिफिक बना दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब 19 से 22 आपको पता होना चाहिए कौन कौन है कौन कौन नहीं है। पहला देखिए कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 पहले ही कट गया, आंसर मिल गया आपको। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसमें वो भी नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21, और अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20। ये सारे आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार किए। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है लेकिन पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था। अच्छा पोर्टफोलियो याद आया, आप बताइए हमको, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इंडिया के अंदर आज भी है, ये किस एक्ट के तहत शुरू किया गया था? एक्ट कौन सा था? ऑप्शन चाहिए? चलिए हम आपके लिए ऑप्शन बनाते हैं। 1858 में एक एक्ट आया था, एक 1861 में एक्ट आया था, एक आया था 1773 में, एक एक्ट आया आपको 1935 में। चलिए 35 आपको एक ही दिख रहा होगा हमको लग रहा। पोर्टफोलियो वाला ना 1861 1861 ही में आया था, यही आंसर है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम कहने का मतलब एक आदमी को एक विभाग दे दो, जैसे आज है, जैसे कोई मंत्रालय है तो मंत्रालय का हेड किसके पास?
अगर मान लीजिए गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय का हेड कौन? अमित शाह। तो उनके अमित अंदर ही शाह। मिनिस्ट्री है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो प्रक्रिया नियम समिति का और संचालन समिति का, ठीक। और ये दोनों बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। यस सर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत जहां आ जाए सरदार पटेल का नाम लगाना है, और जहां रियासतों से वार्ता करना है तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कि संघीय संविधान पूछे, सेम नाम, बस संघ लग जाएगा ना वहां पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जवाहरलाल नेहरू लगा देना है। जवाहरलाल नेहरू लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, वहीं पे बात लिखा हुआ एकदम क्लियर। और क्लियर ही मेंशन किया कि संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से, देख रहे हैं क्वेश्चन वाले का बदमाश, स्पष्ट रूप से व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख कहाँ किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा क्या अपनाया गया। पहला देखिए, 24 जनवरी 1952 लिखा है। देखिए 52 को नहीं, 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रगीत अपनाया गया था, और पहला जो प्रेसिडेंट चुने गए थे इसी दिन चुन लिया गया था। ठीक, हम इसको मार क्यों कर रहे हैं, एक मिनट। 24 जून 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया था, और मई 1949 में जब आप कोई बुक पढ़िएगा तो वहां पे ये डेट यही लिखा होगा, डेट नहीं लिखा होगा, मई 1949 लिखा होगा, कहीं डेट नहीं मिलता है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की, तो ये दोनों ही बात ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, मतलब कोई इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन हुआ या समझौता हुआ उसको लागू करना है, ठीक है, और उसको लग रहा हो कि राज्य सूची पर वायलेशन है फिर भी वो लागू कर सकता है, तो ऐसा आर्टिकल 253 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत में निवास कर रहा एक ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? अभी हम आपको बताया ना, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, 15, 16, 19, 29 और कितना 30। देखिए क्या दावा नहीं कर सकता वो इंसान? समानता का अधिकार 14 बिल्कुल करेगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 करेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना आर्टिकल हो गया 23, 24 करेगा। कहाँ नहीं करेगा? तो यहाँ पे नहीं करेगा, डी नंबर, क्योंकि ये है आपका आर्टिकल 19, और 19 को रिलेट करिए यहाँ से, है तो नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है? हड़ताल करने का अधिकार बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, इसी के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पे कुछ है, तो उसके अंतर्गत आता है। उपयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेने का अधिकार, अरे बिल्कुल है, आप अपनी मर्जी से जाइए जीवन बीमा पॉलिसी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भारत के किसी भाग में निवास करना, आप किसी भी भाग में निवास करते हैं भारत में तो 19(1)(e) लगेगा, ठीक, और अगर भारत के बाहर जाते हैं घूमने तो वहां पे 21 लगेगा। महिलाओं के साथ शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार बिल्कुल आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, साथ ही साथ फंडामेंटल जो ड्यूटी है वहां पे भी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए है क्वेश्चन, राष्ट्रपति। भारत में एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में ही निहित है, क्योंकि हम भारत के लोग से ही तो शुरू है कहानी, ठीक है, तो लोगों में निहित है, हम ही लोग तो चुनते हैं लोगों को। और किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव है, कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है हमारे यहाँ पे, यही मतलब होता है, भारतीय गणराज्य है इसका। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा, गणराज्य है ना, उसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज अगर आपसे एक चीज पूछे तो यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, जो प्रथम व्यक्ति होगा वो निर्वाचित होगा, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा वो निर्वाचित। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करता है कौन कौन? देखिए
संप्रभुता को कोई भी चीज रोकता है वो सीमित करना ही होता है। मूल संरचना का सिद्धांत पूरा पूरा सीमित करता है। कानून बना लिया है और उसको फिर रिव्यू रिव्यू का गुंजाइश हो गया। इसके अलावा सातवीं अनुसूची, अब सातवीं अनुसूची में देखिए अलग अलग विषय बांट दिया गया है। राज्य भी तो कानून बना सकता है, तो कहीं ना कहीं तो इस पर रोक है ना। इसके अलावा जेआर हो गया या संघात्मक शासन प्रणाली हो गया कि इस पर संघ बनाएगा और इस पर केंद्र, मतलब इस पर संघ बनाएगा, इस पर राज्य बनाएगा, तो भी इसको लिमिट कर रहा, बाउंड कर रहा। ठीक। क्षमादान की शक्ति के बारे में आपसे पूछा है, तो क्षमादान पहला बात के आर्टिकल 72 में मिलता है। दया याचिका दायर करने वाले को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट से मौखिक सुनवाई करिएगा। सब कुछ जो होता है रिटेन ऑर्डर में आता है। उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के दिन होता है। बिल्कुल ये चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। ठीक। वो अपने आदेश के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मर्जी है भाई, उसको बताना है कि नहीं बताना है। ठीक। वो अपने विवेक के अनुसार, देखिए विवेक उवेक कुछ नहीं होता है, मंत्रिमंडल के हिसाब से होता है। और मंत्रिमंडल में भी अगर स्पेसिफिक बात करें ना, तो जो होम मिनिस्ट्री होता है ना, होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम, वो वही ये सब रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे चले हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि हम आपको थोड़ा समझाते हैं, बहुत समझ नहीं आएगा तो भी याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। ठीक है, मतलब केंद्र सिर्फ कर लगाएगी और राज्य उसको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और उसका यूज भी करेगा। ठीक। पहला देखिए शराब और मादक पदार्थ युक्त औषधि और सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क। जो शराब हो गया उस पर अगर एक्साइज लगाना है या उत्पाद शुल्क जो लगाना है वो केंद्र ही लगाएगा। लेगा कौन, राज्य लेगा। ठीक। इसके अलावा इसमें एक बात और लिखा, मादक पदार्थ युक्त औषधि और सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो मादक पदार्थ हो गया उस पर भी शराब मानिए मादक पदार्थ, जैसे ये क्या बोलते हैं मेडिसिनल पर्पस, इस सब से भी तो यूज होता है ना इस सबका कुछ परसेंटेज में, तो सब पे भी जो एक्साइज ड्यूटी होगा वो स्टेट ही लेगी। ठीक है, स्टेट वसूलेगी, इकट्ठा करेगी। विनिमय पत्र पर स्टाम्प शुल्क लगाएगा कौन, केंद्र। इकट्ठा कौन करेगा, राज्य। ठीक, यूज कौन करेगा, राज्य। विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कोई ऊपर, देखिए सेल्स वगैरह जो लगता है वो सीधा सीधा सेंटर को जाता है, उसमें कुछ सब दिक्कत नहीं है। कोई भी सेस हो जाएगा सेंटर को। और ये सब कहाँ लगा था, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, एक पर्टिकुलर पर्पस हो गया। तो जैसे आप कभी पेट्रोल भरवाने जाइएगा तो आपसे बोलेगा कि हाँ 1 रुपया या कुछ पैसा चला गया कि एजुकेशन सेस के नाम पे आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है सेस का टाइप, मतलब सेस यहाँ से इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भर रहे हैं तो वहां पे भी होता है सब कुछ। उसके बाद आइए, कौन सी संसदीय समिति का पदेन अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। एगो तो नियम समिति, एगो कार्य सलाहकार समिति, इन्हीं दो का होता है। और ये सब है पूरा से रट्टाफिकेशन क्वेश्चन, समझना वझना इसमें क्या ही है। नियम समिति हो गया और कार्य सलाहकार समिति है, दोनों के जो अध्यक्ष होंगे वो पीठासीन होंगे। ठीक है, पीठासीन इन द सेंस लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा का केस में सभापति, सिंपल। अगर नियम समिति है, लोकसभा के अंदर बन रहा है तो 15 सदस्य होगा, राज्यसभा के अंदर बन रहा है 11 सदस्य होगा। ठीक, कार्य सलाहकार में भी सेम बात, उल्टा बोल दिए क्या कुछ। नियम समिति में 15 लोग होते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से होते हैं 16 लोग। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यसभा से होते हैं कितना, 16 लोग, और हेड तो आपको पता ही ऑलरेडी। और कार्य सलाहकार समिति में 15 लोग होते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से होते हैं 11 लोग। ठीक, और 2 और समिति है जैसे विशेष अधिकार समिति, इसके जो हेड होते हैं वो स्पीकर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और याचिका समिति में भी स्पीकर के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। ठीक, आया संसद की परिकलन समिति, 1 मिनट का वक्त दीजिए लेकिन।
आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक। कहाँ तक हम लोग कर लिए? समिति पे आ गए ना? संसद की परिकलन समिति के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। संसद की जो परिकलन समिति है, स्वतंत्रता के बाद पहली परिकलन समिति का गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। तो बात ठीक है। पहली जो परिकलन समिति बनी 1950 में बनी, ठीक। जॉन मथाई जो थे उनकी सिफारिश पर गठित किया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। जो परिकलन समिति होती है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर बनता है, ठीक है। ठीक है, कहाँ बनेगा? अच्छा, ये तो सही ही लिखा हुआ है ना, क्यों काट दिया? सिर्फ लोकसभा के अंदर बनेगा और 30 मेंबर होंगे इसके अंदर, ठीक है। कितने मेंबर? 30 मेंबर होंगे। उसके बाद आइए आरपीए 1951, ठीक है। आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। पहला देखिए, पहले क्या लिखा हुआ। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर बताना होगा कि किस सदन में सेवा देना। देखिए 30 दिन के अंदर नहीं, ये सारा चीज आपको 10 दिन के अंदर डिसाइड करना है, और नहीं बताइएगा दोनों जगह का सीट हो जाएगा खाली, ठीक। ये 10 दिन वाला क्लॉज है। एक दूसरा क्लॉज है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीट पर यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में, मान लीजिए कि राज्यसभा में तो ये केस नहीं होगा, लोकसभा में ही होगा। तो लोकसभा में 2 सीटों पर निर्वाचित होता है। जैसे अभी राहुल गांधी, आई थिंक राहुल गांधी या मोदी जी 2014 में हमको याद है एक बार वाराणसी से जीते थे, एक गुजरात से जीते थे, तो गुजरात वाला कैंसिल किया, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर ही हुआ ना, तो 2 सीट पर निर्वाचित हो गया, तो उसे किसी एक सीट के लिए अपना विकल्प चुनना होता है। उनको बताना होगा कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद देखिए, और एक सीट के लिए अपना विकल्प चुनना होता है, वही बात है। ये चीज हटाइए जरा, ये हटाइए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है? तो सिंपल बात है, वीटो। वीटो मतलब 111। क्यों? क्योंकि जाएगा लोकसभा से, कहाँ चला गया, जाएगा लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो गया, जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शन, उनके पास क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन। या तो सीधा सीधा बिल पे साइन कर दे, तो बिल पे साइन कर दिया, एक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल गया, उसके बाद वीटो का 3 ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है उनके पास अच्छे से। पहला क्या? क्यों बोले कि इसमें कुछ दिक्कत है? हाँ, पूर्ण वीटो, कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। एक होता पॉकेट वीटो, इस पे भी वही कंडीशन है लगभग, कुछ बोलेंगे ही नहीं। एक होगा सस्पेंसिव वीटो, जिसमें वापस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल 4 ऑप्शन उनके पास एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग। अरे सीधा सीधा बात है कि अखिल भारतीय सेवा के लिए कौन सा कमेटी है वो सिफारिश किया था? तो पुंछी आयोग 2007 में बना था और उसने सिफारिश किया था। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। अभी तक क्या क्या ऑल इंडिया सर्विस हमारे पास है? 3 ही को है। ना तो स्वास्थ्य के अंदर है, ना वो शिक्षा के अंदर, मानिए सिर्फ सर्विस के अंदर हुआ। IAS, IPS, IAS ऐसा ही बात किया जा रहा है कि अलग अलग बना दिया जाए। ठीक है, और इनका पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी। हमको उसी दिन मालूम चला, पता भी नहीं था। राज्यसभा के सभापति के बारे में देखिए, उन्हें उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली, यहाँ पर भी पोस्ट खाली, और उस सदन का सदस्य नहीं होता और पहली बार वो मतदान नहीं कर सकता। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल ही वोट नहीं करेंगे, चाहे स्पीकर हो चाहे सभापति हो। लेकिन जब कंडीशन कैसा हो, मतलब बराबरी का हो, टाई कंडीशन हो, तो जिसको चाहे उसको वोट देके जिता सकते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट देखिए, 78 के बाद 79 में आइए। अब हमको लगता है कि इसके आगे क्वेश्चन मेरा नहीं इसमें बना हुआ। संसद का 17वां स्थान देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 17वां स्थान से लंबित नोटिस समाप्त नहीं होते। देखिए, 17वां स्थान हो गया यानी एक सेशन खत्म हो गया, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो कोई भी लंबित जो नोटिस होगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय उन नोटिस के जो विधेयक की प्रस्तुति से संबंधित है। ठीक है, जो विधेयक की प्रस्तुति से संबंधित हो, सिर्फ उसी पर फर्क पड़ेगा। अगर कोई लंबित मामला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा स्टार लगाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा। पीडीएफ तो मिली, पीडीएफ तो हम सेंड कर ही देंगे, देख लीजिएगा। अपने भी क्वेश्चन में इस टाइप से कर लीजिएगा जरूर। किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? तो संसदीय मामलों की जो समिति है उसकी अध्यक्षता जो होम मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी अमित शाह ने लिखा होगा वो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सहकारिता वाले से हम मान के नहीं करते। उसके अलावा देखिए, राजनीतिक मामलों की समिति हो गई, आर्थिक मामलों की समिति हो गई, या नियुक्ति समिति हो गई, सब हेड करेंगे कौन? अपने मोदी जी। आइए अगले क्वेश्चन में, राज्यसभा के संबंध में बात करते हैं। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। पहला बात देखिए, ये जो निर्धारित किया गया है ये आपको संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, सही कैसे टिक लगा है? संविधान में नहीं किया गया, बल्कि ये किया गया आरपीएम में। ठीक है, आरपीएम में भी 1951 वाले में किया गया सदस्य का कार्यकाल। तो संविधान कट गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर। राज्यसभा के 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होता है। ठीक, और 2/3 चुने आते हैं। मतलब 1/3 जाने वाले की संख्या कम है और आने वाले की संख्या ज्यादा है। और आपको ना एग्जाम में बड़ा अच्छा लगेगा कि 2/3 लिखा है, अच्छा, और वहां भी 2/3 और 1/3 होता है, और गलती करवाने का पूरा चांसेस है सब में। ठीक है, तो 1/3 क्या होगा? रिटायर होंगे, और 2/3 क्या होंगे? चुनाव होके आएंगे हर दूसरे वर्ष, शामिल होंगे। एनरोलमेंट लिखते क्या? उसके बाद भारतीय विधायी प्रणाली में सर्वप्रथम स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है पद किस अधिनियम के तहत लिया गया? तो भारत सरकार ने 1919 के तहत लिया गया। ठीक, इसमें ऐसा कोई डिस्कशन है नहीं। उसके अलावा अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन, DSPE अधिनियम के तहत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षण के अधिकार क्षेत्र को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित करता है? तो जो इनको नियुक्ति करता है ना, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं, बल्कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना वो नियुक्त करेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा, ये नहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, राज्यसभा का विशेष शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा आर्टिकल नहीं करता? देखिए, तो 249 करता है। ठीक, इसी के तहत आप क्या बनवा रहे हैं? राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनवा रहे हैं।
312 ऑल इंडिया सर्विस है, भारतीय और 67 बहुत होगा ना, तो जो बीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो उनको हटाने का प्रावधान है, जो शुरुआत राज्यसभा के अंदर से ही होगा। 263 में विवाद होगा, वो क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद वाला, अंतर राज्यीय परिषद। राज्य देखे तो सही लिखा हुआ है ना, सही होगा, ठीक। राज अरे ठीक ही होगा, जो ही लिखा और कुछ नहीं लिखा। ये सब सही है। भारत की जो सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी जो संसदीय समिति है वो आपको मिलेगा लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है ये? लोक लेखा समिति। और ये समिति फॉर्म कब हुआ ये भी याद रखिएगा, 1921 में, ठीक है, 1921 में। और इस समिति के बारे में और थोड़ा बात करिए तो 22 सदस्यीय होगा, ठीक है। 15 जो होगा, देखिए अगर 22 होगा ना और ज्यादा होगा तो ज्यादा लोकसभा से और कम राज्यसभा से। जनरली जो रेशियो फॉलो किया जाता है वो लगभग 2:1 का होता है। अभी मत कहिए कि 15 का साढ़े 7 करिए, नहीं, 15 और 7 होता है, ठीक है, ये राज्यसभा से होगा, मतलब लगभग उसी रेशियो में होगा, उसके थोड़ा आसपास में लीजिएगा। इसका अगर मेन काम अगर देखिएगा ना, तो जो CAG होता है ना, CAG, इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा जाता है उसका जांच करना, बस लिख देते CAG की रिपोर्ट तो याद रहेगा। सर इसको ये उसके बाद प्राकलन देखिए, समिति का जुड़वा बहन कहते हैं ना? प्रकलन समिति के जुड़वा बहन, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है 86 नंबर, कौन सा संसदीय मंच ऐसा है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में नहीं करते? देखिए A नंबर हो गया, B नंबर हो गया, C नंबर। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो संसदीय मंच है इसकी अध्यक्षता करेंगे ओम बिरला साहब। यही है ना हमारे स्पीकर, कि कोई और है? यही सर, ओम बिरला। ठीक है। सेकंड वाले का भी वही करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल संबंधी और बाल मामले संबंधी जो संसदीय मंच है वो भी यही करेगा, ठीक है। लेकिन जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच है, ये हमारे जो अभी कौन है, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। हाँ हाँ वही करेंगे, याद रखने में सुविधा होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए द स्पिरिट ऑफ लॉज, लॉज बुक लिखा हुआ मॉन्टेस्क्यू का। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, ठीक। मॉन्टेस्क्यू सबसे पहले दिया होगा, या लक्ष्मीकांत भी पढ़िएगा तो मिल जाएगा ये लाइन। बुक का नाम नहीं, ये बुक नहीं मिलेगा, बाकी ये ऐसे ही क्लियर मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू। किस नाजुर बनाए वो तो कुछ। 88 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है? किसको सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि यदि कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है? देखिए आर्टिकल 13 में हम लोग अभी पढ़े थे, 13 के अंतर्गत कि कहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, 13 के अंदर 1 2 3 4 करके पढ़े थे ना, वो उससे रिलेटेड होगा, आर्टिकल 32 से नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 में तो रीट है ना सीधा, तो ये नहीं होगा, आर्टिकल 13 होगा, ठीक है, 13 करेक्ट आंसर होगा भारतीय संविधान। और ये चीज ना सिर्फ हाई कोर्ट के लिए लागू नहीं होता, ये हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लागू होगा। अनुच्छेद 32 नहीं होगा, 32 तो रीट के बारे में। और फिर है संविधान का कौन सा सिद्धांत किसी कानून के केवल सिर्फ जो है असंवैधानिक हिस्से को हटाएगा और वैध प्रावधान को बनाए रखने की अनुमति देता है? इसको बोलते हैं विच्छादनता का सिद्धांत, ठीक है। आच्छादन नहीं, आच्छादन मतलब कुछ भी एडॉप्ट कर लेना, घेर लेना। विच्छादन करने का मतलब जो अगर बाहर है जाने लायक है उसको बाहर कर देना है, और जिसको शामिल करना है उसको शामिल करना है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा विच्छादनता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जो निवारक निरोध के मामले में अनुच्छेद 22(1)
22(2) के तहत प्रदत्त संरक्षण को समाप्त करता है। तो 22(3) जो है वही क्या करता है, इसको समाप्त कर देता है। ठीक है, 22(1) 22(2) को कौन समाप्त करेगा? 22(3). ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है ना कि एडवोकेट रखने का परमिशन मिल गया, आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया वो सब बताया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आगे, सरकारी कर्मचारी अब नहीं बनाया हुआ क्वेश्चन इसमें। सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र में जो कार्यरत व्यक्ति है उनके बच्चों के लिए क्रीमी लेयरिंग, मतलब लेयरिंग नहीं, क्रीमी लेयर। देखिए जो सरकारी कर्मचारी है ना उनको चाहिए पोस्ट, किस प्रकार का पोस्ट है? ग्रुप बी सर्विस तक है, ग्रुप बी, ग्रुप ए सर्विस आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट। निजी क्षेत्र में 8 लाख रुपया का सीमा लगाया गया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में 8 लाख की सीमा। तो पहला देखिए सीधा सीधा आंसर कहिए ना, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने का मानदंड समान नहीं भाई। डी नंबर भाई सीधा यही आंसर होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पद रैंक पर आधारित होता है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए यह आय पर आधारित होता है। और आय में भी कितना? 8 लाख रुपया। 8 लाख। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित बात किया गया है? तो कहाँ गया आपका वो आर्टिकल 51 में। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लिया था एक बार, बहुत पहले पूछा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक और क्या है, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19(a) किया गया है। ठीक, अब इसमें डिस्कशन का कोई नीड लगता है? नहीं सर। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? देखिए मैक्सिमम जो है ना वो आपको दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसमें आपका कौन कौन शामिल हो जाएगा? आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, तीनों में ही है। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, टीपीएसपी को राज्य के प्राधिकार के लिए नैतिक उपदेश किसने बोला था? तो ये बात बोले थे बी.एन. राव साहब। ठीक है, किसने बोला था? बी.एन. राव, संवैधानिक जो सलाहकार थे अपने, वही बेनेगल नरसिंह राव, इनके द्वारा बोला गया था। लोकतंत्र के संबंध में तो कौन सा सही है? अभी तक कौन कौन लोग हैं? सब हैं? कितने लोग हैं? चलेगा? नो सर है लोग, सभी लोग जो हैं से नहीं है। 6 लोग हैं सर। लोकतंत्र 6 में तो 2 हम ही होंगे। नो सर, सिर्फ आपका एक ही आईडी है सर। ये सर का आपको 2 ऐड आईडी करके होगा। 8 होंगे, ऐसे 6 हैं। ओके, लोकतंत्र के बारे में आइए। सरकार का ऐसा रूप जो आर्थिक विकास की गारंटी है। आपको किधर से आर्थिक विकास मिला आज तक? क्या आपको इतना मिल रहा है? नो सर। नहीं मिल रहा तो काट दीजिए। पहला अगर कट गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच्चा इसमें 3 एकदम सही हो गया। 3 को तो पढ़ना ही नहीं आप। यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने और इसमें समायोजित करने का प्रयास करता है। तो ये चीज तो होता है ना कि बढ़िया से तालमेल बैठाया जाए जो भी हम लोग के लोग हैं सबके बीच में। 2 और 3 तो ये बात ठीक है। इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। तो ये बात ठीक है कि लोकतंत्र का पर्पस ही है कि यहाँ पे जो नागरिक है उनकी गरिमा को बढ़ावा दिया जाए, उनकी गरिमा सुरक्षित की जाए, सुनिश्चित की जाए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। 2 और 3। इसमें देखिए ना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जैसे ऐसे मिल जाए ना, अगर आपसे नहीं बनेगा फिर भी रिस्क ले सकते हैं। रिस्क तो लेना ही है, उसका कुछ कर ही क्या सकते हैं, वक्त थोड़ी आएगा। हम भी यूट्यूब पे रहते थे, हम ऐसे कहते कि अच्छा रिस्क क्या लेता, लेना ही है तो सही आंसर दिख रहा था। ऐसे होता है, क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। नहीं देख के नहीं छोड़ना भाई। अगर आप क्वेश्चन ऐसा छोड़िएगा ना इतना सारा 2 और 3 करके, आपको बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। आप टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आपको ये बात समझ में आएगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा।
छोड़ दीजिएगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं ना जाएगा। अब मान लीजिए आप अगर एक 35 के नीचे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत कम चांस है प्रीलिम्स सिलेक्शन होगा, जी सर। क्योंकि आप एग्जाम के अंदर ना हमको सब लगता है कि हम सब सही बना के आ रहे हैं। यस सर। तो जब इंसान बस स्टॉप पे आता है, रेलवे स्टेशन पे आता है, तो 3-4 लोग का बात सुन लेता है, बाकी सब समझ आ जाता है, कुछ कहने का नीड सर नहीं है एग्जाम हमको। में कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसको मेंटेन सर रखना है, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं। ये बहरहाल नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, के प्रावधान के तहत जो पृथकीकरण मतलब प्राकृतिकरण है, जिसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, द्वारा भारतीय नागरिकता देने का अधिकार किसको है? अभी मिला ना बहुत लोग को, एक आरा की लेडी है उनको मिला है। तो याद रखिएगा ये सब काम कौन करेगा? गृह मंत्रालय। उनका नाम भी याद रखिएगा, जो आरा की लेडी है उनका, 40 साल से यहीं पे रह रहे थे। एक ना हाँ, फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि सुमित्रा साहा। सुमित्रा शाह, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला याद रखिएगा कि कैसे आपको नागरिकता मिलता है, प्रोसेस। बर्थ से मिलता है, रजिस्ट्रेशन करके मिलता है, एंसेस्टर होने चाहिए कोई, या नेचुरलाइजेशन, या कोई डिसेंट। यही 5 तरीका है नागरिकता लेने का, ठीक है। और जो मेन है 1955 का है, बाकी इसी के अंदर अमेंडमेंट होते रहता है। उसके अलावा देखिए डीपीएसपी का अनुच्छेद 14 और 19 के तहत जो मौलिक अधिकार है उस पर किसको वरीयता दिया गया है? तो 39B या 39C को मान्यता दिया गया, ठीक। 39B 39C। 39B कहता है कि जो भौतिक संसाधन है ना उसका स्वामित्व और नियंत्रण जो है सार्वजनिक हित में वितरित किया जाना चाहिए। 39B कहता है, क्या कहता है? भौतिक जो संसाधन है उसका स्वामित्व हो और उसका जो नियंत्रण है सार्वजनिक हित में हो, ठीक। 39C कहता है कि संसाधनों का संकेंद्रण जो है उसको रोकना है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं वो जो आप सुनते होंगे ये वाला इंडेक्स कि टॉप 1% के पास ही देश का 70% है या 97% है, ये वही वाला इंडेक्स का नाम भूल गया हम। तो वही 39C उसको रोकता है। तो डीपीएसपी है ना तो कितना रोकेगा? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में क्या सही है? इसके माध्यम से भारत के जो राज्य सचिव है उनके पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत के जो राज्य सचिव है पद को क्या किया गया? समाप्त किया गया, और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को यह भूमिका सौंप दी गई, ठीक बात है, दोनों को दोनों बात ठीक है। इसके माध्यम से भारत मामले के सचिव द्वारा की जाने वाली जो सिविल सेवा नियुक्ति थी और पद के लिए जो आरक्षण था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त। भारत मामले के सचिव द्वारा जो सिविल सेवाओं की नियुक्ति होती थी और जो पद का आरक्षण दिया जाता था वो सब कर दिया गया खत्म, ठीक। ये भी आपका सही, ये भी आपका सही, और कुल मिला के आपको नहीं पता होगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछा है कौन विषय जो है संवर्धित सूची के अंतर्गत लाई करता है। तो पहला बात आप देखिए क्या हटाइएगा इसमें से, साइबर सूची। साइबर जो कानून है वो तो केंद्र ही बनाएगा, और आई थिंक कम्प्लीटली अपशिष्ट में ही होगा, क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय साइबर जैसा कुछ बात था ही नहीं, ठीक। तो ये हटाइए, तो 3 नंबर को पहले देखते, 3 यहाँ है तो ये ऑप्शन हट गया, हटा दीजिए। जेल, जेल जो होगा कम्प्लीटली राज्य सूची का सब विषय है। जेल हो गया, पुलिस हो गया, सब राज्य सूची का है, तो एक हो गया आपका। इसके अलावा विवाह और तलाक, ये तो संवर्धित सूची का है, किसी का कुछ लो किसी का कुछ लो, संवर्धित सूची का विषय है। दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे? संवर्धित सूची में मिल जाएगा। तो आपको संवर्धित सूची में कितना मिल गया? संवर्धित सूची पूछा था, 2 मिल गया, तो 4 मिल गया, 2 4 देखिए किधर है। एक तो कट गया ना, एक तो जेल सूची। हाँ बोलिए बोलिए। बी में है सर 2 और 4। जेल तो राज्य सूची का विषय हो गया ना, जेल हो गया या पुलिस हो गया। पुलिस में से दिल्ली पुलिस छोड़ के बाद बाकी सारा पुलिस राज्य सूची का विषय। दिल्ली पुलिस का अलग है व्यवस्था। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आए कुछ बात बेसिक समझ लीजिए कि भारत का जो क्षेत्र है ना वो बड़ा है, भारत का संघ जो है छोटा है। भारत का
जो राज्य क्षेत्र हो गया या क्षेत्र हो गया वो बड़ा एरिया है, और जो संघ है ना वो छोटा इलाका है, तो पहला उसको यहाँ पे गलत हो गया। ठीक। दूसरा देखिए, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है, तो आर्टिकल 2 के अंदर ही नए राज्य का संबंधित है। मान लीजिए कि हम लोग कोई इलाका कब्जा, सिंपल बात बोलते हैं, मान लीजिए कि कल के डेट में हम लोग नेपाल बहुत तंग कर रहा है, हम लोग तो ऐसे भी कैपेबल है बहुत, अगर मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत मिला देंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है। वैसे सिर्फ ये सब हाइपोथेटिकली है, कुछ होगा नहीं ऐसा, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। भारत को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। देखिए सरासर गलत है, क्योंकि राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए कि जैसे बिहार, आप बिहार का फॉर्मेशन पढ़ी ना, बिहार कब कब क्या बना, 1911 में घोषित हो गया। यस ठीक। सर। दिल्ली दरबार में 1912 में क्या हुआ, डेट ही 22 लिख लेते मार्च। हैं ना, 1 अप्रैल 1912 को। पहले 1 अप्रैल 1912 को क्या हो गया, बिहार झारखंड क्या हुआ, अस्तित्व में आया ना। 22 ठीक। मार्च 1912 को उसका नोटिफाई है। हाँ, उसके 22 मार्च 1912 को नोटिफाई किया गया था। ठीक बात है, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस बिहार मनाते हैं। दिवस। ठीक। उसके बाद आप आइए सीधा सीधा 2000 में, क्योंकि जो हम समझाना चाहते हो 2000 में मिलेगा। बिहार झारखंड एक था, ठीक, लेकिन 15 नवंबर 2000 इस दिन क्या हुआ, बिहार का विभाजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बिहार का बिहार विभाजन हो गया। तो विभाजन। किस आर्टिकल के तहत किया गया, आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्य की स्थापना, एक झारखंड एक नया राज्य बन गया ना, तो वही तो हुआ। तो अब अविनाशी नहीं बल्कि विनाशी राज्य, अ को हटा दीजिए, बाकी ठीक हो जाएगा। ठीक। विनाशी राज्य। आइए बाकी, और यही यूएसए के केस में उल्टा हो जाता, क्योंकि वहां पे समझौता किया गया, हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं है। गणतंत्र या गणराज्य, इस शब्द का सर्वोत्तम रूप से क्या अर्थ स्पष्ट करेगा। देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे संवैधानिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। अच्छा ऐसा है, नहीं, जिससे पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो पाती है, नहीं नहीं ये सब नहीं है। देखिए, ये बताएगा कि राज्य का जो प्रमुख होगा ना, यानी पहला व्यक्ति जो होगा वो हमेशा निर्वाचित होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये गलत फहमी नहीं रखेगा कि शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया संरक्षण न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्ति के खिलाफ भी क्या होगा, लागू होगा। तो अभी हम लोग ऊपर भी एक क्वेश्चन टिक करके आए। ठीक है, यह मानव तस्करी, बेगार, अन्य प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो बात ठीक है, यह अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है। देखिए आया 15, 16, 19, 29, 30 है कहीं पे, नहीं है तो काट दीजिए, आगे बढ़िए। क्या टाइम हो गया, 4 बज गया। ठीक है, थोड़ा देर में खत्म कर देते हैं। भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग लिए हैं कहाँ से, जापान से लिए हैं। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो हम लोग लिए जापान से। जापानी क्यों लिख रहा है, जापान से लिए। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 14 आपसे कहता है कि यह उन मामले में लागू नहीं होता जब समान और असमान व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू होता है, नहीं कैसे होता है, लागू होगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट है और हम है, तो क्या एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। और यह वर्ग कानून यानी क्लास लेजिस्लेशन को निषेध करता है, लेकिन व्यक्ति, वस्तु और लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। तो ये जो क्लास लेजिस्लेशन है उसको रोकता है। ठीक है, वो तो अलग केस है ना कि हमारे प्रेसिडेंट आ गए, लेकिन ये क्लास लेजिस्लेशन को तो रोक ही रहा, सबके लिए एक जैसा कानून है। अगर आप अपराध करेगा तो आपको भी, अगर 2 साल का सजा है तो 2 साल मिलेगा, हम करेंगे हमको भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको रोकता है। कहाँ चला गया भाई, क्या आपका ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए संविधान सभा के संबंध में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
और ये तर्ज क्या है, फ्रांस के तर्ज पे किया गया था, वहां भी वरिष्ठ व्यक्ति को बना दिया जाता है। और एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। तो दोनों ही बात ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का परिसंघ क्यों नहीं कहा गया है। देखिए, पहला रीजन कि हम लोग जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, पहला रीजन ठीक है कि हम लोग किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, भारत में राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एक बार फिर से पढ़िए इस लाइन को, भारत में राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे अगर आप बहुत बार ही सुनते होंगे, नागालैंड में कहा जाता है कि हमको एक अलग देश बना दो, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कहीं कहा गया। नागालिम करके बोलते हैं कि हम एक कंट्री बनाएंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई? देखिए, ये जो क्वेश्चन है अच्छे से देखिए, पहला बार शुरुआत हो रहा है 1909 से। यहाँ पे क्या दे रहा है, मुस्लिम लोगों को अब मतलब पृथक निर्वाचक मंडल इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। 1909 में क्या हो रहा है, जो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है उनके लिए, जो एंग्लो इंडियन है उनके लिए, एंग्लो इंडियन अभी तो समाप्त कर दिया गया इनके लिए सब व्यवस्था। इसके लिए जो इंडियन सिख है, इंडियन नहीं ब्रिटिश सिख है मानिए ना, या इंडियन जो सिख है, सिख एंग्लो सिख ही मान लीजिए, सिख तो लिख लिया ऑलरेडी। एंग्लो जो सिख है वो, एंग्लो सिख की जगह इंडियन ईसाई ज्यादा सही है ना। इंडियन जो क्रिश्चियन है, ठीक है, इंडियन जो क्रिश्चियन है उनको शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूरोपीय लोगों को भी इसी में शामिल किया गया था 1935। ये तो बहुत भयंकर। इसमें क्या किया गया, पूरे तरीके से अलग किया, दलित वर्गों को अलग, महिला अलग, मतलब महिला जैसे एक अलग वर्ग हो गई, महिला एक अलग हो गया। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग थे उनको अलग। ये कितना ज्यादा डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है ना। उन सबको अधिकार दिया गया था 1935, और 1858 में तो कुछ ऐसा था ही नहीं बात। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया में तो कौन सी घटना सबसे पहले घटी? देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। इसके आधार कमेटी आपको पता होगा सबसे पहले बना 1 नंबर पे, उसके बाद बना जेबीपी कमेटी। ये सब 1948 के आसपास ही चल रहा है। फिर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषा के आधार पर पहला। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अधिनियम ये आपको मिलेगा नवंबर 1956 में मान लीजिए ना, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसी के बारे में बात कर रहा। 7वां CWA अब अरेंज करना है, कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। करेक्ट आंसर नंबर डी नंबर। ये क्वेश्चन जब आप पहला लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िएगा, उसमें लास्ट में लिखा है, किसी एक चैप्टर के एंड में, शायद प्रस्तावना वाले में है, वहीं पे होगा लिखा हुआ क्वेश्चन। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान का जो सुलेख कैलियोग्राफी किया गया है तो किनके द्वारा किया गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसके द्वारा मूल संरचना सिद्धांत दी गई है। अच्छा, परिभाषा दी गई। देखिए, एक्चुअली में परिभाषा तो दिया ही नहीं गया है, बट सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज तक बताया होता तो संसद का काम कितना आसान हो गया होता ना, डिफाइन कर दिया होता तो। सिर्फ इतना बोला है कि जो संविधान के लिए मूल है। अब मूल क्या आप समझते रहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं सर। ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में पहला देखिए। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बिल्कुल, इससे पहले कोई ऐसा एक्ट था ही नहीं। इस अधिनियम में दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में कब सर्वोच्च न्यायालय बन गया? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय फोर्ट विलियम में बना था, ठीक है। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 गलत है, 1 और 3 क्या हो गया? सही है।
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्ते और विशेष अधिकार की बात की गई है? किसके किसके बारे में बात किया गया, आप देखिए ध्यान से। पहला, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक। भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, भारत के महान्यायवादी के बारे में नहीं है, और उपयुक्त सभी तो ऐसे ही नहीं है। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो मान के चलिए ऐसे, हम लिखेंगे नहीं इस चीज को। देखिए, प्रेसिडेंट मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा आप देखिए, जो लोकसभा के स्पीकर है, ठीक, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, स्टेट में आइए, विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। इसके अलावा आइए सुप्रीम कोर्ट में आइए, तो न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, और क्या बोलते हैं उनके अलावा, नहीं हाई कोर्ट नहीं, अरे जज मतलब कि सीजे और ओजे, मतलब चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस, सेम कंडीशन हाई कोर्ट में, ठीक। और उसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, सीएजी, बस इतना ही लोग के बारे में जिक्र है। और भारत के वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, बल्कि उनको क्या मिलता है, जो राज्यसभा के अंदर सभापति का काम करते हैं उनके बदले उनको रेम्युनरेशन मिलता है। अब आइए क्वेश्चन 1892 के एक्ट से। ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे, 69 के मेंस में। तो किस पे क्या परिणाम नहीं, पहला, बजट पर चर्चा करने की शक्ति, तो बजट पर तो चर्चा करने की शक्ति दे दी गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ऑफिशियल सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किया गया था, देखिए ये और बाद में ऐड किया गया, ठीक है, और बाद में ऐड किया गया नॉन ऑफिशियल वाले का नामांकन का बात कर रहा है। आपातकाल की स्थिति में वायसराय का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, देखिए इसमें तो स्पेसिफिक किया ही नहीं, बढ़ाया गया तो होबे करेगा। 1861 में 6 से 12 किया गया था, इसमें और बढ़ा दिया गया हुआ। कौन सा कारण हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उत्तरदायी है? विशालता तो है, ये है, इसकी विविधता है ही। भारत सरकार 1935 है, रीजन 70% यहीं से लिया है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, और संविधान सभा में कानून के विद्वानों का वर्चस्व। मेन चीज वही वकील लोग का, उनका बात तो भाई वही समझे। विश्व के सभी प्रसिद्ध संविधानों की गहराई से अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है, ऐसा अम्बेडकर साहब बोले थे, ठीक। उसके बाद मिलाना है, मिलाइए। निर्वाचन 15 में आ जाइए, ठीक। अधिकरण जो होगा 14A में आ जाइए। राजभाषा आपको मिल जाएगा कितना, ये 17 है ना, ये 17 या 19 है, तो 17 में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्रकीर्ण आपको 19 में ही मिलेगा, ठीक। प्रकीर्ण में क्या लिखा है हमको नहीं पता आज तक। और राजभाषा जो आयोग कब बनाया गया था, 1963 में, कल हम लोग पढ़े थे। और इसी समय नागालैंड का फॉर्मेशन भी हुआ था, ये भी हम लोग कल पढ़े थे। तो आपसे पूछेगा कितना सही है, तो 2 सही है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती क्योंकि वो आधारभूत है? आपको कोई डाउट है क्या इसके आंसर पर? नहीं सर। केशवानंद भारती आंसर नहीं होगा इसका? यस सर। देखिए ध्यान से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती क्योंकि वह आधारभूत है। ये पहले ही बात चल रहा था गोलकनाथ केस में, ठीक। वो तो बेसिक स्ट्रक्चर आ गया ना केशवानंद में। ये क्वेश्चन जहां भी आप लोग टिक किए होंगे ना, ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। 119 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसी में किया गया था। ये हम लोग ऊपर बात भी कर चुके इस पर। उसके बाद देखिए, टीपीएसपी को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का विकास हो सके, और क्या, यही तो रीजन होता है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय
अच्छा, न्याय है। और देखिए, और कोई अच्छा ऑप्शन है? नहीं, यही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। हाँ, यही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो इसी के साथ जाइए। उसके बाद अब हम लोग को बस 30 ही क्वेश्चन करना है, घबराइएगा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकते हैं? मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे बिहार है, ठीक है, तो बिहार अगर जैसे नॉर्थ बिहार साउथ बिहार है, तो उसी में दो करना होगा, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट बेहतर हो पाए। तो कौन सा आर्टिकल यूज हो सकता है? आर्टिकल 3। या यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है और मतलब कहते कि कोई एरिया जैसे बुंदेलखंड रीजन है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये लोग कहे कि हमको अलग बना दीजिए राज्य, तो क्या हो सकता है? आर्टिकल 3 यूज होगा। ठीक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से प्रेरित है? बताइए, किस क्रांति से प्रेरित है? रूस की क्रांति से। रूस का कौन क्रांति? 1917 वाला जार की 1917। क्रांति। ठीक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल्य को त्रिमूर्ति किसको दर्शाता है? तो त्रिमूर्ति है ना, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए हम लोग? प्रस्तावना अरे कहाँ से लिया? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस से लिए। बस थोड़ा ही क्वेश्चन है, ज्यादा अब हार्ड नहीं है आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? 7 गो लोग थे। सैयद महमूद शहदुल्ला ये थे, के एम मुंशी साहब थे, एन माधव राव थे, एच सी मुखर्जी नहीं थे। एच सी मुखर्जी वहां पे थे बेटी की समचारी के साथ, तो यहाँ पे नहीं बैठेंगे। भारत संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपना लिया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। और डिजाइन कौन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। 22 जनवरी, जुलाई होगा ना? जुलाई को, ठीक है। 22 जुलाई 1947। ये 70 भी अब आइए, पूछा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब इसको मिला देना है, नहीं मिलाना है, कह रहा है किसका कौन सही, ऐसा पूछा है। देखिए, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री है, इसमें कहीं समस्या नहीं है। इन्हीं की बेटी है वो, जो पहली महिला थी, क्या मीरा नाम है, कुमार। स्पीकर मीरा कुमार। मीरा कुमार। हाँ, मुजफ्फरपुर से है। उसके अलावा बी एन गाडगिल का देखिए, बी एन गाडगिल का भी निर्माण, खनिज और ऊर्जा मंत्री है। राजेंद्र प्रसाद का जो मंत्रालय है अभी हम लोग देखे हैं, और आर के शर्मा मुखचट्टी वित्त मंत्री। इनका तो वित्त मंत्री था। ये तो ऐसे ही याद करते रहते हैं, अच्छा पहले फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। उसके बाद देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी रूपों में न्याय को सुनिश्चित करता है कौन सा आर्टिकल? 38। कौन सा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, कौन सा आर्टिकल बोल रहे हैं आप? 38। ठीक है। उसके बाद बोला है कि संविधान के भाग 4A में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, इसको देखिए। मानवतावाद के बारे में बोला गया है, जब आप पढ़िएगा किसी, मतलब आपका फंडामेंटल ड्यूटी याद करिएगा तो आपको दिखेगा ये चीज, मानवतावाद होगा। जिज्ञासा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति तो रखना ही है, ये भी बात है। संप्रभुता एकता को बनाए रखना है, ये भी बात है। लेकिन समान न्याय के बारे में कहीं जिक्र इसमें नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? कहाँ गया? संसद का पीठासीन अधिकारी, ठीक है, यही करेगा और कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राधिकारी को शपथ या प्रतिज्ञा भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में निर्धारित नहीं किया गया? ढूंढिए, राष्ट्रपति। इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है, ठीक, तो आर्टिकल 60 है, उसी में इनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया, बाकी सब में जो है। ठीक, आगे देखिए, बस 20 क्वेश्चन और। भारतीय संविधान के तहत अखिल भारतीय सेवा, पहला बात तो आर्टिकल याद रखे 312 के अंदर मेंशन है। किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? तो राज्यसभा के समर्थन से बनेगा, और क्या?
बंधुत्व शब्द स्पष्ट रूप से क्या, अच्छा कहाँ पे उल्लेखित किया गया? तो बंधुत्व जो शब्द अगर स्पष्ट रूप से बोले तो प्रस्तावना में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, यस सर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट बोले 123 लगाइए, 128। राज्यपाल बोले 213। इसी को पलटिए 213 लगाइए। गठन के वर्ष के कालक्रम अनुसार देखिए जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा है ना, ये बना आपका 1966 के अंदर। मणिपुर है, ये बना आपका 1972 के अंदर। गुजरात बना 1960 के अंदर, कल भी बात किए थे हम लोग। उत्तराखंड तो बहुत लेटेस्ट बना 2000 के अंदर। बाकी आप जमा सकती हैं। चलिए जमा ही देते हैं। 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? गुजरात, तो 3 है पहले में। 3 के बाद हरियाणा है, हरियाणा है। अरे नहीं 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 नहीं, 2 पे हरियाणा। 3 है हो गया, 2 आ जाएगा ना पहले। 2 बी नंबर आंसर देगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, देखिए केंद्र राज्य संबंध हम लोग लिए हैं कनाडा से। कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। और राज्यपाल उसी का भाग ही है, कनाडियन मॉडल लिए हम लोग। कनाडा से याद है कि कल तो ये बाद में बताएं। 91st अमेंडमेंट 2003 में देखिए के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% या 12। ठीक, इस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसमें कुछ है नहीं। आपको अगर कोई दूसरा ट्रिक आता है आप उसी से याद करिए, बाकी इसी में है। पहला देखिए, यूपी आ गया, कर्नाटक आ गया, बिहार आ गया, महाराष्ट्र आ गया। कहाँ गया? 2 3 4 5। तेलंगाना में, तमिलनाडु में नहीं है। ये सब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारत में 2 या 2 से अधिक मौजूदा राज्य को मिलाकर नए राज्य बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत ढूंढिए, काम हो जाएगा आपका। इस सब के लिए साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत कहने का क्या मतलब है? कितने लोग हैं? 50% + 1 कर दीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सहकारी जो समितियां हैं, जो सहकारी समिति होगा वो किस सूची में आएगा? तो राज्य सूची के अंदर में आएगा। ठीक, राज्य सूची के अंदर में आएगा सहकारी समिति। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ, बस अब हो ही गया। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बताइए। 15, 16, 19, 29, 30। अब आइए ढूंढते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता कितना? 16। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता कितना? 19। 19 हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण 14 काट दीजिए। और यूनियन बनाना ये आपका 19 के अंदर ही मिलेगा। तो आपका 1 2 4 देखिए है कहीं। उसके बाद देखिए संसद संविधान के किस, अच्छा 368 के अनुसार संविधान के किस भी मतलब किसी भी प्रावधान को निम्नलिखित तरीके से संशोधित कर। देखिए, निरसन करना, परिवर्तन करना, जोड़ करना। मान लीजिए कोई क्लॉज ऐसा है जो इनवैलिड हो गया, उसको हटा दिया, कुछ नया लाना है उसको जोड़ दिया। ठीक है, या निरसन मतलब जिसको हटाना उसी में कुछ शब्द बदल दिए और ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, यानी वेरिएशन। तो तीनों ही चीज हो जाएगा। क्यू बारंटो उसके खिलाफ निकालते हैं जो कोई सार्वजनिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है। सपोज करिए कल के डेट में आप हम सब ऑफिसर बनेंगे तो हमारे खिलाफ हो सकता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, जो बिना वैध अधिकार के निजी पद पर आसीन हो। एक और ऑप्शन देखते हैं। यह रीट केवल उन अस्थायी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अस्थायी सार्वजनिक पद के लिए जारी की जाती है जो कानून या संविधान द्वारा स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर ए होगा इसका। ठीक, बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एकदम क्लियर है कि अस्थायी सार्वजनिक पद होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब नहीं होना चाहिए। संविधान के संदर्भ में मार्शल लॉ के बारे में देखिए। मार्शल लॉ के बारे में हम लोग बात करें तो अच्छा गलत भी पूछा है, ये भी ध्यान रखना हम लोग को।
संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अच्छा एक मिनट, संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, एक मिनट, स्पष्ट तो नहीं है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। कुछ प्रावधान के तहत इसका उल्लेख किया गया, कुछ आर्टिकल जैसे आप देखिएगा ना, आपको 34 नंबर याद करिए, आर्टिकल 34 इनडायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, डायरेक्टली नहीं है, मतलब मार्शल लॉ के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्ट है कि आपको किस किस चीज पे लागू नहीं होता, मार्शल लॉ होगा तो कैसा कंडीशन होगा। ठीक, यह नागरिक सरकार और सामान्य कानूनी अदालतों को पूर्ववत तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है। ये कभी लगता है कि सही हो सकता है? नहीं। कभी नहीं, क्योंकि आप काम कर ही नहीं सकते। जब नागरिक प्रशासन होगा या नागरिक सरकार चल रहा है, वो सैन्य में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेना का सब कुछ चलने लगेगा, वहां पे क्या काम है नॉर्मल लोगों का? ये गलत हो जाएगा। तो क्या बोला, कौन सा गलत है? तो गलत हो गया बी नंबर। अच्छा, इसका आंसर को याद देखिए था, पता नहीं क्यों डाउट हो, इसका डाउट को छोड़िए, बी है। आंसर क्या मार्क किया? बी। बी मार्क किया है ना, ठीक है। तो मार्शल लॉ के बारे में कोई इसके तहत स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये बात तो हम लोग देख ही लिए, क्योंकि ऐसा कहीं भी लिखा ही नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल में जैसे 33, 34, 35, 35 नहीं, मेनली 33 और 34 में देखिएगा तो आपको ये प्रावधान मिल जाएगा। किसी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य क्या शामिल नहीं किया? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, ये तो अभी शामिल है, ये तो अभी पढ़िएगा, उसमें ही लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, ये शामिल है अभी। हमसे पूछा क्या नहीं किया गया? करों का भुगतान करना भी नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है शामिल, अभी भी नहीं है शामिल, उस समय भी नहीं है। संसद मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड निर्धारित कर सकती है, देखिए ई भी नहीं शामिल है। ठीक है, ई भी जो है नहीं शामिल है। तो पहला अभी शामिल है, तो इसको हटाइए, 2 और 3 बच्चा। 2 और 3। केशवानंद भारती कहाँ चला गया भाई? केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973 मूल संरचना का हिस्सा किसे घोषित किया गया था? देखिए, पहला चीज देखिए, संसदीय प्रणाली को घोषित किया गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को किया गया था, न्यायिक समीक्षा को नहीं किया गया था। न्यायिक समीक्षा और किसी डिसीजन से आया, और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र घोषित किया गया था। चैप्टर नंबर 10 पढ़िए जाके, वहां पे सब बात लिखा है, 1 to 4 देखिए। 145 क्वेश्चन तो नहीं छूटा कोई सा भी? नहीं सर। कुछ क्वेश्चन और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन समझिए, अभी अगले साल क्वेश्चन बनेगा खूब सारा इसमें। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये लोकसभा के अध्यक्ष के समन्वय में कार्य करता है। अरे लोकसभा के समन्वय में क्यों काम करेगा? इसका काम चुनाव से है, ईसी के साथ काम करेगा, जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके साथ काम करेगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के साथ क्यों काम करेगा इसको? 1981 और 1991 की जनगणना के तुरंत बाद कोई परिसीमन आयोग गठित नहीं किया गया था। ठीक बात है, वो तो अब गठित किया जाएगा। 1975 के बाद से कोई भी डिलिमिटेशन गठित ही नहीं किया गया। ठीक, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश या राज्य की विधायिका के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाती है, तो बिल्कुल यही प्रक्रिया है। सर इसका काम क्या होता है मेनली? परिसीमन आयोग क्षेत्र का निर्धारण करना। क्षेत्र का निर्धारण, मान लीजिए कि जैसे आप जिस भी विधानसभा या जिस भी क्या बोलते हैं, विधानसभा हो गया और एमपी यानी सांसद क्षेत्र में आती है, उस क्षेत्र कभी आगे कभी पीछे जाता है, कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है, तो यही लोग तो करते हैं डिलिमिटेशन। इसी को तो देना होता है रिपोर्ट में। ठीक, ये चीज होता है परिसीमन आयोग का काम। पहला आपका गलत हो गया था, दूसरा आपका सही था, और तीसरा भी सही था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, उसके बाद देखिए सबको मिलाते हैं।
विनियोग विधेयक 114 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात को। उसके ये प्रावधान किया गया है 330 आर्टिकल में, ठीक, 330 आर्टिकल। और अनुसूचित जनजाति के लिए है तो 2 बढ़ा दीजिए 332 आर्टिकल में। और संसद में जो सीटों का निर्धारण है या संख्या है वो 81 में किया गया। हम लोग थोड़ा मिलाना चाहे तो विनियोग विधेयक 1 का ए मिला, काम खत्म हो गया पा। ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में। यस। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखें। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखें। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका डेट याद रखिएगा कि पेश कब किया गया था। यस सर। 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज स्क्रीन सब आ रहा है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? उद्देश्य प्रस्ताव पे। ठीक है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पे थे। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ठीक है। और पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव ने संविधान की संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन की नींव रखी थी, ठीक है। बिल्कुल यही चीज पे आधारित है, ठीक है। तो दोनों ही बात ठीक है। आपसे पूछा क्या गलत, तो गलत पूछा तो डी नंबर होगा, ठीक है। गलत पूछा, गलत सही भी देखिएगा क्या पूछा क्या नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड, बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्कीम, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना? किसी का माना? वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्योंकि आरटीआई नहीं था ना, आप बोला गया कि आप जानकारी ही छुपा रहे, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। अलाय किसके लिए था? ट्रांसपेरेंसी के लिए था, फिर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, बताइए। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। तो 52 में, 1985 में और राजीव गांधी की सरकार में, ठीक है, राजीव गांधी सरकार। अब आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।